डियर स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स के लिए आपके बीच में मिस्टर गोपाल अग्रवाल सर हैं, जिन्होंने 5 ईयर एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स किया है फ्रॉम आईआईटी कानपुर। और लास्ट 20 ईयर से इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ निकाले हैं जो कि आपके इंडिया में बड़ी बड़ी सर्विसेज पे है। कोई आईएएस है, कोई और किसी उस पर है। फॉरेन में काफ़ी स्टूडेंट्स जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझसे पूछते रहिए। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक सर पढ़ाएंगे, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ाएंगे। और सर से आप लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्योंकि सर के साथ थोड़ी सी फिजिकल प्रॉब्लम है और उसके बाद इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। आईआईटी जैसे टफ एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके उसको कंप्लीट किया है। मैंने कल के क्लास में आप लोगों से बोला था कि आप लोग भी उनको देख के बहुत मोटिवेट होंगे, क्योंकि व्यक्ति की अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और जीता जागता एग्जाम्पल, लोग इतिहास में चीज़ें बताते हैं, आपके सामने जीता जागता एक एग्जाम्पल है ये सामने कि सर मैथमेटिक्स जब आप लोग पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को फील करोगे कि किस स्टैंडर्ड पे सर पढ़ा रहे हैं। और बहुत ईजिएस्ट वे, मैथमेटिक्स से बहुत ईजिएस्ट वे में ये आपको पढ़ाएंगे। तो अभी सर आप लोगों को आज स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे, ठीक ना। फिर जो भी टॉपिक जिसके भी होंगे वो बताते रहेंगे। तो बस ठीक ओके, गुड मॉर्निंग आप लोग। गुड मॉर्निंग। इसलिए ऑलवेज से गुड मॉर्निंग। शाम को भी आप उठते हो तो गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग से एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है और मतलब फ्रेश फील होता है। एनीवे आज हम लोगों को कोऑर्डिनेट शुरू करनी है। कोऑर्डिनेट में जैसे स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट कितने लोगों को अच्छी लगती है? केवल 2 लोगों को? 3 4 देख देख के हाथ उठा रहे हो। बाकी लोगों को डर लगता है क्या? अरे कोऑर्डिनेट से क्या डरना, कोऑर्डिनेट में 2 ही चीज़ें तो है, केवल एक एक्स है और एक वाई है। क्या आप 2 चीज़ों को नहीं पकड़ सकते हैं? लोग तो एन डायमेंशनल में घूम रहे हैं आजकल, एन डायमेंशन में घूम रहे हैं। आपको तो अभी 2 ही डायमेंशन में घूमना है, केवल एक्स और वाई को ही तो पकड़ना है। एक्स और वाई को पकड़ लीजिए, कोऑर्डिनेट पूरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम ये इसका पहला टॉपिक है जो बेसिक टॉपिक है, पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। जैसे देखिए ये 2 डायमेंशनल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फिलहाल, 3 डायमेंशनल भी बाद में की जाएगी। ये ओरिजिन, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस। यहाँ पे आपने कोई पॉइंट पी लिया एक्स वाई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? वाई, और ये डिस्टेंस एक्स होती है, ठीक है। तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसको अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो इसको क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं ना, भुज और कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSA। और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। हिंदी में इसको भुज बोलेंगे और इसको ऑर्डिनेट को कोटि बोलते हैं। सभी लोग हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के? सभी इंग्लिश मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम के कौन कौन है? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मतलब मोस्टली टर्म्स जो हैं हम इंग्लिश के यूज़ करेंगे, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो आप तुरंत टोकिएगा, सर इसका हिंदी बता दीजिए, ठीक है ना। शर्माइएगा नहीं बिल्कुल भी, अगर शर्माओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत बताइएगा कि सर इसकी हिंदी बता दीजिए। वैसे मैथ है, इसमें इंग्लिश और हिंदी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो तुरंत आप पूछिएगा, ठीक है। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी?
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y होगी और y एक्सिस से डिस्टेंस x होगी। लेकिन हम यहां पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू मॉड y, ठीक है, और फ्रॉम y एक्सिस मॉड x, ठीक है। जैसे अगर कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, लाइक सपोज करिए -2,3 है, ठीक है। अब -2,3 की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, x एक्सिस से मॉड 3 होगी, और y एक्सिस से -2 नहीं लेंगे, मॉड ऑफ -2, क्योंकि डिस्टेंस हम पॉजिटिव रखते हैं। मॉड ऑफ -2 का मतलब ये 2 होगा, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर है। इसके अलावा देखिए, ये जो 2D कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट में जाएंगे पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव, लेफ्ट में जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। राइट में जाने पे हमें पॉजिटिव मिलेगा, लेफ्ट में जाने पे नेगेटिव, ऊपर जाने पे पॉजिटिव और नीचे जाने पे नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे इसकी जो बाउंड्री लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, प्लस प्लस होगा, ठीक है। यहां पे क्या है, नेगेटिव है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पे बाउंड्री दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, और यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बड़े काम की चीज, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई भी पॉइंट है a, b, ठीक। अगर हम इस a, b पॉइंट को वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ 3 यूनिट डिस्टेंस से शिफ्ट करते हैं, तो नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर हम 3 इधर शिफ्ट करते हैं या 3 इधर शिफ्ट करते हैं या 3 इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं इनकी वैल्यूज क्या होंगी। देखिए ध्यान रखिए, आप पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ऊपर का मतलब पॉजिटिव y, ठीक है। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसमें 3 पॉजिटिव कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 नीचे आ रहे हैं, नीचे आने का मतलब y नेगेटिव, तो y को नेगेटिव, y में नेगेटिव कर देंगे, b-3 कर देंगे। राइट में जा रहे हैं, राइट का मतलब पॉजिटिव x में जा रहे हैं, तो x में ऐड कर देंगे, ठीक है। और लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जाने का मतलब नेगेटिव x, तो x में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये a, b था, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a, b+3। ये पॉइंट क्या होगा, a, b-3, और ये पॉइंट क्या होगा, a+3, b, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा, a-3, b, ठीक है। तो कभी भी आप ऊपर जाएं, नीचे जाएं, लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, उस हिसाब से आप कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिया हुआ है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, मॉड वाई, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, मॉड एक्स, ठीक है। कोई भी पॉइंट ए बी दिया हुआ है, अगर आप ऊपर की ओर कुछ भी डिस्टेंस शिफ्ट करते हो, मान लो अल्फा शिफ्ट करते हो, तो वाई में अल्फा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर राइट में जाते हो तो एक्स में अल्फा ऐड हो जाएगा, लेफ्ट में जाते हैं तो एक्स में अल्फा माइनस हो जाएगा, नीचे जाते हैं तो वाई में अल्फा माइनस हो जाएगा।
इस तरह से आप ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस। ठीक, अगर एक 3D एक्सिस आ जाए, मतलब जेड एक्सिस आ जाए, तो जेड एक्सिस कैसे होगा? ऐसे ऊपर की तरफ, बोलिए, ये जेड एक्सिस हो गया, ये ऊपर और नीचे भी जाएगा। ठीक है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब देखिए जब हम जेड एक्सिस बना देंगे, जेड एक्सिस बना देंगे तो ये पूरा जो स्पेस होगा कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 पार्ट में। क्वाड्रेंट का मतलब 4 होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्वाड्रेंट 1 2 3 4 बोलते हैं। और 8 का मतलब ऑक्टेंट होगा, उसको बोलेंगे ऑक्टेंट 1 2 3 और 4। ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 2, ऑक्टेंट 3, ऑक्टेंट 4। ऑक्टेंट 1 के नीचे ऑक्टेंट 5 होगा, ऑक्टेंट 2 के नीचे ऑक्टेंट 6 होगा, ऑक्टेंट 3 के नीचे ऑक्टेंट 7 होगा, ऑक्टेंट 4 के नीचे ऑक्टेंट 8 होगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्टेंट 1 में एक्स वाई जेड के साइन क्या होंगे, ऑक्टेंट 2 में एक्स वाई जेड के साइन क्या होंगे, ऑक्टेंट 3 में एक्स वाई जेड के साइन क्या होंगे, ये हम लोग बहुत ही आसान सा तरीका समझते हैं। देखिए जैसे ये था क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4। अब क्वाड्रेंट 1 के नीचे आपको क्वाड्रेंट 4 लिखना है, सॉरी 5 लिखना है। 1 + 4 5। 2 के नीचे 6 लिखना है और 3 के नीचे 7 लिखना है, सॉरी 7। और 4 के नीचे 8 लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें एक्स और वाई क्या होते हैं? प्लस प्लस। ठीक है, तो यहां जो इसके नीचे वाला क्वाड्रेंट होगा यहां पर भी एक्स और वाई प्लस प्लस होंगे। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस, तो यहां इसके नीचे भी माइनस प्लस होगा। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस माइनस, तो इसके नीचे भी माइनस माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस माइनस, तो यहां भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब ऊपर वाले में सारे जेड पॉजिटिव होंगे, नीचे वाले में सारे जेड नेगेटिव होंगे। क्लियर? ऊपर वाले में सारे जेड पॉजिटिव होंगे, नीचे वाले में सारे जेड नेगेटिव होंगे। तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा और यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आपको 3D में अगर कोई भी पॉइंट दिया है तो आप बता सकते हैं वो किस ऑक्टेंट में होगा। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट दिया है तो आप बता सकते हैं किस ऑक्टेंट में होगा। जैसे मान लो हमने लिखा 5 - 4 - 2। ठीक, तो पहले इसके हिसाब से डिसाइड करिए। 5 - 4, 5 - 4 कहाँ होगा? चौथे में होगा। ठीक है, अब जेड नेगेटिव हो तो नीचे आ जाएगा, अगर जेड पॉजिटिव होता तो ऊपर ही रहता, चौथे में ही रहता। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा? 8th में आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑक्टेंट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हैं? अच्छा, अब ये बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला पता है सभी को? x1 y1 और x2 y2 के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? ठीक है, तो ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है ना? तो देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जानते हैं सभी लोग? इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड A and B if 0, 0, 1, A and B, 1 are vertices of an equilateral triangle.
वेयर ए एंड बी आर बिटवीन 0 एंड 1। ए और बी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आईआईटी में आ चुका है ये। फाइंड ए एंड बी इफ 0, 0, 1, a and b, 1 are vertices of an equilateral triangle where a and b are between 0 and 1। a और b की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ट्राई कर रहे हैं? किसी ने आंसर निकाला? एनीवन? बोलो बेटा, किसी ने निकाला कुछ? देखिए, ये 0, 0, ये 1, a और ये b, 1, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? √1 + b²। ये डिस्टेंस कितनी होगी? √1 + a²। और ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी? बोलो। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें, अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली a = b हो जाएगा। हो जाएगा ना? बोलिए। तो आप a = b ले लीजिए। आप बोल सकते हैं a² = b², तो a को ± b ले लें, लेकिन a को आप ± b नहीं ले सकते। क्यों? कोई बताएगा? जैसे अगर आप इसको दिस इक्वल टू दिस लिखते हो, फिर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? a² = b² आएगा ना? बोलिए। a² = b² का मतलब a = ± b होता है? होता है ना? बट आई एम टेकिंग ओनली a = b। वाई? a = -b क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा? हाँ, a नहीं, देखिए a और b की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दी हुई है। इसमें तो a और b दोनों पॉजिटिव होंगे। बोलो, a और b दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अगर हम a को -b ले लेंगे तो a और b अपोजिट साइन के हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। इसलिए हमने a = -b नहीं लिया है, a = b ही लिया है। ठीक है।
ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैटर करती हैं। वहां पे इक्वल टू माइनस बी लेकर के भी सॉल्व करके जो आंसर आता है वो भी लिखा होगा। आप गलती से इक्वल टू माइनस बी वाला सॉल्व करके आंसर निकालते हो, आपका आंसर मैच कर जाता है, आपको लगता है कि आपने सही किया है, बट वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? ए इक्वल टू बी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दी हुई है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो ए इक्वल टू माइनस बी नहीं हो सकता। ऐसा होने पर ए और बी अपोजिट साइन के हो जाएंगे। क्लियर? तो ए इक्वल टू बी हो गया। ठीक, अब इनमें से इसको इसके इक्वल कर दें या इसको इसके इक्वल कर दें, एक ही बात है, बोलो। ठीक है, अब जब हम अंडर रूट बी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, देखिए कोऑर्डिनेट में आप पहले फिगर बनाएंगे, फिगर से आपको बहुत सारे कैलकुलेशन डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है ना? जैसे हमने यहां पे फिगर बना लिया, अब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ऑब्वियसली देखने से क्या पता चल रहा है कि ए और बी दोनों इक्वल होंगे, तो आपको ए इक्वल टू बी के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक, डायरेक्ट यहां से आपको रिजल्ट मिल गया, ए इक्वल टू बी। अब ये चीज किसके इक्वल होगी? इनमें से किसी एक के इक्वल कर दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए और बी दोनों इक्वल हैं, स्क्वायर हटा दें दोनों साइड का, सॉरी अंडर रूट हटा दें, हटा दें ना। ए और बी दोनों इक्वल हैं तो हम इसको 2 टाइम्स ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल हैं। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करिए, यहां से क्या आएगा? 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां पे तो ए स्क्वायर बचेगा। ठीक, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन भी अपनी फास्ट रखनी है, ऐसा नहीं कि आप बार बार लिखें, कम से कम कैलकुलेशन करनी चाहिए। यहां पे क्या आएगा? 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस करेंगे, ए स्क्वायर बचेगा। ठीक, माइनस 2a इंटू 2 माइनस 4a हो जाएगा, बोलिए। ठीक है, और क्या आएगा? 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 आएगा, और इधर 1 है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस 4 है, इसको ए माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां पे एक्स्ट्रा क्या लिखा है आपने? 4 एक्स्ट्रा लिखा है, बोलो बोलो बेटा। ठीक है ना? तो -4 करेंगे तो 1 - 4 -3 हो जाएगा, -3 इधर जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखिए हम ये कैलकुलेशन इसलिए यहां पे कर रहे हैं कि आप भी ऐसी ही हैबिट डालिए अपनी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम लिख करके आपको आंसर निकालना होता है। ठीक, क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कम से कम टाइम में, विद इन टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर देगा वही विन करेगा। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि आप सॉल्व ना कर पाएं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जो चीज़ 4 घंटे में सॉल्व करोगे, अगर कोई दूसरा उसको आधे घंटे में सॉल्व कर लेगा तो वही उसी का सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी इस तरह से कर रहे हैं कि आप भी उसी तरीके की हैबिट डालिए, मतलब किसी चीज़ को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही लाइन में कैलकुलेशन कंप्लीट कर लें। अब यहाँ से a - 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो a क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस रूट 3। क्लियर? अब यहां पे हम a प्लस 2 प्लस रूट 3 लें या 2 माइनस रूट 3 लें, बताइए जल्दी से। a की वैल्यू क्या लेंगे? 2 माइनस रूट 3। वाई? बिकॉज a एंड b लाई बिटवीन 0 एंड 1। a और b 0 और 1 के बीच में दिए हुए हैं। अगर हम 2 प्लस रूट 3 लेंगे तो ये 0 1 से बाहर चला जाएगा। क्लियर? इसलिए आंसर क्या लेंगे? 2 माइनस रूट 3, तो b भी यही हो जाएगा क्योंकि a और b दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि a और b की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे,
2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, और 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट 3। इस तरीके से बहुत ही क्लोज आंसर दे दिए जाएंगे, और आप में से 90% लोग ये आंसर टिक करोगे। समझ रहे हैं? 90% लोग इस आंसर को टिक करेंगे, जो कि गलत होगा। सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है? तो आपको पहले तो सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। सही फंडामेंटल अप्लाई करें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको आप ध्यान से रीड करिए, उसके बेसिस पे डिसाइड करिए कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है? तो आईआईटी के एग्जाम में, जेईई मेन के एग्जाम में यही चीजें चेक की जाती हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके आप सही आंसर कैसे निकालते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? तो उसमें क्वेश्चन में जो भी चीजें लिखी होती हैं हर एक चीज की मीनिंग होती है। विदाउट मीनिंग कुछ भी नहीं लिखा होता है। ठीक है ना? तो जैसे यहां पे लिख दिया गया ए और बी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ये लिख दिया गया, तो इससे आंसर डिफरेंट हो गया। अगर ए और बी के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता तो आंसर कुछ और होता। अगर ए के बारे में कुछ लिखा जाता, बी के बारे में कुछ दूसरा लिखा जाता, तो आंसर कुछ और होता, डिफरेंट होता। ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है हर एक मीनिंग को समझ करके तब आपको आंसर डिसाइड करना होता है कि आपको सही आंसर क्या लिखना है। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है? अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला पता है कितने लोगों को? सेक्शन फॉर्मूला इसमें सबसे पहला है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन जैसे ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है? कोई पॉइंट P है जो ज्वाइनिंग ऑफ A और B को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। पॉइंट P ज्वाइनिंग ऑफ A एंड B को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमको P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसका फॉर्मूला तो सबको पता होगा। क्या होता है बताइए? भूल गए? तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा यू, तुमको बोलना है बेटा। हाँ, अंसा। हाँ, क्या ना, ये बताओ क्या फॉर्मूला होता है? एक बार फिर से बोलो, आराम से बोलो, कोई डरने की बात नहीं है। हम कोई तुमको पनिशमेंट नहीं देंगे गलत बताओगी तो। आराम से बोलो। हाँ बोलो। तुम बताओ बेटा, बैठ जा। तुम्हारा क्या नाम है? बताओ। बैठ जा, तुम भी बैठ जा। यू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। आप m1:m2 का ये रेशियो है। आप मान लिया डिस्टेंस है फिलहाल के लिए। ठीक है? तो अगर डिस्टेंस हम a से लेते हैं तो कोऑर्डिनेट b का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? डिस्टेंस अगर हम b से लेते हैं तो कोऑर्डिनेट a का मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखिए, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर डिस्टेंस आपने a के लिए है तो कोऑर्डिनेट b का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे m1 किससे डिस्टेंस है? a से है, तो कोऑर्डिनेट b का मल्टीप्लाई करेंगे। m1x2 हो गया।
फिर m2 डिस्टेंस b से ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट a का मल्टीप्लाई करेंगे, m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सभी लोगों को पता होगा। क्या होता है? गर्ल्स कहेंगे कि हम लोगों से डिफिकल्ट वाला पूछा, बॉयज से इजी वाला पूछ लिया है। मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इंटरनल डिवीजन, ये a और b के बीच का जो पार्ट है उसको डिवाइड कर रहा है m1:m2 के रेशियो में। ठीक है, अच्छा, सेकंड है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, joining of ax1 y1 and bx2 y2 is divided by p externally in the ratio m1:m2, in the ratio m1:m2। ठीक, देखिए a को पहले लिखा गया है तो पहला वाला a से हो जाएगा, b को बाद में लिखा गया है तो बाद वाला b से हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए एक्सटर्नल डिवीजन, इसका क्या मतलब है, ये a पॉइंट और ये मान लो b पॉइंट है। ठीक, कोई पॉइंट p है जो ज्वाइनिंग ऑफ ए बी को एक्सटर्नली m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करे। इसका मतलब ये हुआ कि a से जो डिस्टेंस मान लो फिलहाल ये m1 होगी और b से m2 होगी। ठीक, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, a से डिस्टेंस m1 और b से डिस्टेंस m2। Joining of AB is divided by P externally in the ratio m1:m2। ठीक है, AB डिवाइड हो रहा है m1:m2 के रेशियो में, तो A से हम m1 लेंगे और B से m2 लेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, तो P पॉइंट यहाँ पे है, इसकी A से डिस्टेंस m1 हो गई, B से डिस्टेंस m2 हो गई। ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। चलो भाई, कोई बताएगा? फॉर्मूला सेम है, बस m1 या m2 में से किसी एक को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, वही चीज यहां पर भी अप्लाई हो रही है। डिस्टेंस आप किससे ले रहे हैं? a से ले रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट b का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस आप a से ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट b का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m1 x2। ठीक, और डिस्टेंस जब आप b से लेते हैं तो कोऑर्डिनेट a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस m2 x1 कर दीजिए। m2 को माइनस किया तो यहां पे m1 माइनस m2 आ जाएगा, m1 माइनस m2। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला और ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला।
दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? इंटरनल का मतलब जो पॉइंट डिवाइड करो इनसाइड होगा, उस लाइन सेगमेंट पे होगा, ए बी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब वो पॉइंट उसके बाहर हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लिया आपने? देखिए, हटा दें, रुक जाओ। अब देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। टू डिटरमाइन, ये पहला है, टू डिटरमाइन M1:M2 टेक द रेशियो एज λ:1। आपसे M1:M2 निकालने को बोला जाए तो M1:M2 न लेकर के आप λ:1 रेशियो लीजिए, ठीक है। टेक द रेशियो एज λ:1 एंड अप्लाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, एंड अप्लाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। M1:M2 अगर निकालने को बोला गया है तो आप क्या करेंगे, रेशियो M1:M2 न लेकर के λ:1 लेंगे और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टू डिटरमाइन M1:M2 टेक द रेशियो एज λ:1, मतलब M1 की जगह लैम्डा आ गया, M2 की जगह 1 आ गया। इससे आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा, कैलकुलेशन कम होगा, ठीक है। अप्लाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। नाउ इफ यू गेट लैम्डा ग्रेटर देन 0, अगर आपको लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो डिवीजन इंटरनल होगा। इफ यू गेट लैम्डा ग्रेटर देन 0 देन इंटरनल डिवीजन। जो पॉइंट होगा वो उसको इंटरनली डिवाइड करेगा। एंड इफ लैम्डा लेस देन 0 देन एक्सटर्नल डिवीजन। अगर लैम्डा लेस देन 0 होगा तो डिवीजन एक्सटर्नल होगा। क्या करना है आपको, λ:1 का रेशियो लेना है और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डिवीजन इंटरनल होगा, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डिवीजन एक्सटर्नल होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो in which joining of 2,1 and 3,-5 is divided by the line 2x minus y plus 1 equal to 0. Find the ratio in which joining of 2,1 and 3,-5 is divided by the line 2x minus y plus 1 equal to 0. टू 1 और 3-5 को ज्वाइन करने वाली लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 लाइन से किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये हमें पता करना है।
ठीक है। अगर कोई आंसर निकाल ले तो बताना। ये 2 1 है और 3 - 5, और ये कोई लाइन है 2x - y + 1 = 0। ये रेशियो मान लीजिए λ/1 का है। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्या करना होगा? कोई बताएगा? ये λ/1 है, ये 2 1 है और ये 3 - 5 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बोलो, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 से मिल जाएंगे ना। अब ये जो पॉइंट आ जाएगा उसको इस लाइन पे सेटिस्फाई करा देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर ना? बोलिए। ठीक है। देखो बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डायरेक्ट यहां लिखने की प्रैक्टिस करिए। लैम्डा इधर है तो इससे मल्टीप्लाई होगा 3 लैम्डा, और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 लैम्डा + 2 / लैम्डा + 1। ठीक है ना? लैम्डा -5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 - 5 लैम्डा / लैम्डा + 1। एक मिनट देखते हैं बेटा। ठीक है, ये 3 लैम्डा + 2 / लैम्डा + 1 और ये 1 - 5 लैम्डा / लैम्डा + 1। ठीक। अब इन पॉइंट्स को यहां लाइन में रख दें। 2 टाइम्स 3 लैम्डा + 2 / लैम्डा + 1 माइनस y, y क्या होगा 1 - 5 लैम्डा / लैम्डा + 1। ठीक, और +1 = 0। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन। 2 × 3 6 लैम्डा होगा, और -1 × -5 लैम्डा, 6 + 5 11 लैम्डा हो जाएगा। बोलो, ये लैम्डा + 1 यहां मल्टीप्लाई होगा, 1 लैम्डा और आ जाएगा, 12 लैम्डा हो गया। 2 × 2 4, 4 - 1 3 होगा, और लैम्डा + 1 × 1 1 4 होगा, = 0। लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ गई। लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ गई। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो गया 1:3 एक्सटर्नल डिवीजन। लैम्डा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, 1:3 एक्सटर्नल डिवीजन। अब देखिए, हम आपको इसकी एक ट्रिक बताते हैं। उसमें आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा देखिए। जैसे देखिए पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था 2, 1, और बेटा सेकंड पॉइंट क्या था 3, -5 और ये लाइन की इक्वेशन क्या थी -y + 1 = 0। ठीक है, λ/1 यहां लिख लीजिए λ/1 और यहां माइनस साइन लगा लीजिए। ठीक, इतना कर लिया। लैम्डा आप किससे ले रहे हैं 2 1 से ले रहे हैं। लैम्डा ऊपर है तो 2 1 को ऊपर रखना है, ये ध्यान रखिए। लैम्डा ऊपर है, लैम्डा 2 1 से ले रहे हैं तो 2 1 को ऊपर रखना है।
2 1 पॉइंट यहां पे रख दीजिए। 2 1 पॉइंट यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा? 4 - 1 + 1 आएगा। बोलो ठीक। 1 किससे ले रहे हैं? 3 - 5 से। 1 नीचे है तो 3 - 5 नीचे होगा। 3 - 5 नीचे होगा। यहां पे 3 - 5 रख दीजिए तो 2 × 3 6 हो जाएगा। -5 का मतलब +5 हो जाएगा और +1 कितना आ गया? -4/12 आ गया। -1/3 यही तो आंसर आ रहा था। ये आंसर आ रहा था ना 1:3। क्लियर? तो ध्यान रखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझा देते हैं। नोट 1 लिखा था आपने, नोट 2 लिख लीजिए। ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये कोई लाइन है ax + by + c = 0। ये इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना? तो λ/1 यहां माइनस साइन लगाना है आपको। लैम्डा ऊपर है तो किसको ऊपर रखेंगे? x1 y1 को। मतलब यहां पे आ जाएगा ax1 + by1 + c। 1 नीचे है। 1 किससे ले रहे हैं? x2 y2 से। 1 नीचे आ रहा तो x2 y2 नीचे आ जाएगा। ax2 + by2 + c। ठीक है ना? तो अभी यही रिजल्ट हमने अप्लाई किया है। अब उन्होंने पूछा है कि ये रिजल्ट सर कैसे आया बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए वो भी बता देते हैं। ये λ/1 है। नोट कर लिया आपने? सभी ने नोट कर लिया? ये मेथड समझ में आ गया ना? बोलिए। जैसे मान लीजिए कि हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2 1 5 3 और ये मान लो y एक्सिस है। y एक्सिस ज्वाइनिंग अब दिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये पता करना है। y एक्सिस का मतलब क्या होता है? x0। y एक्सिस का मतलब x = 0। क्लियर? तो λ/1 माइनस लैम्डा किससे ले रहे हैं? 2 1 से। बोलो। तो 2 1 ऊपर आएगा, इसमें 2 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर? फिर 1 किससे ले रहे हैं? 5 3 से। 1 नीचे तो 5 3 नीचे होगा, तो 5 3 नीचे रखें इसमें। यहां 5 3 रखो, क्या आएगा? 5 आएगा। -2/5 मतलब 2:5 का एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। समझ में आया या नहीं? बोलो। ठीक है? क्लियर? अगर हम इसको y एक्सिस लिया था, मान लो इसको x एक्सिस लेते हैं। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y = 0। x एक्सिस पे y 0 होता है। ठीक है? अब बताइए λ/1 क्या होगा? -2 1 रखेंगे यहां पे, 1 आएगा ऊपर और नीचे क्या रखेंगे? 5 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर? अब अगर यही इक्वेशन एक लाइन होती, 2x + 3y - 11 = 0, तो λ/1 क्या आता? माइनस लैम्डा ऊपर है तो 2 1 पॉइंट ऊपर होगा। 2 1 पॉइंट को यहां रखिए। 2 × 2 4, 3 × 1 3 -11। क्लियर? 1 नीचे है तो 5 3 नीचे होगा। 5 3 यहां रखिए। 10 3 रखेंगे 9 -11। सिंप्लीफाई करिए। 4 3 7 -11 -4 तो ऊपर 4 आ जाएगा।
माइनस माइनस प्लस कर दें, 4/10 9 19 माइनस 11 8 आ जाएगा, 1:2 का रेशियो हो गया, 1/2। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इन्होंने पूछा था कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया बता दीजिए। इतना क्लियर हो गया सभी को? नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? देखिए फॉर्मूला कैसे आएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लैम्डा x2 प्लस x1 अपान लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा y2 प्लस 1 अपान y1 अपान लैम्डा प्लस 1, ये होंगे कोऑर्डिनेट्स। बोलिए, अब इन कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन की इक्वेशन में रख दीजिए, ये जो पॉइंट है यहां पे रख दीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू यही आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने पे लैम्डा की यही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तब आपको वो m1 x2 m2 x1 लगाने की जरूरत नहीं है, अगर रेशियो निकालना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म से रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? समझ में आया अच्छी तरह से? ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट एक लाइन में उसका आंसर निकाल सकते हो विदिन 10 सेकेंड्स। ठीक है ना? अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सभी को पता है क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है। और जिसकी तीनों भुजाएं विषम होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है, उसको बोलते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड क्या होता है? सेंट्रॉयड मतलब गुरुत्व केंद्र। ठीक, कोई बताएगा, डेफिनेशन बताएगा सेंट्रॉयड की? ट्रायंगल के सेंट्रॉयड की डेफिनेशन क्या होती है? क्या? सेंटर पॉइंट, वही तो बताना है क्या होता है, कैसे आता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मीडियन, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए के सामने की साइड बी सी, इसका मिड पॉइंट ले लें और इसको ए से ज्वाइन कर दें, क्या बोलते हैं इसको? मीडियन, माध्यिका। माध्यिका पढ़ी होगी, ठीक है ना, मीडियन। तो ये इसका मीडियन हो गया, और इसका मिड पॉइंट ले लें, इसको ज्वाइन कर दें, ये मीडियन हो गया। अब इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये भी मीडियन ही होगी। तो इसको बोलते हैं सेंट्रॉयड, जनरली इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंट्रॉयड की डेफिनेशन क्या होगी? सेंट्रॉयड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉयड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। जहां पे माध्यिकाओं का संगम होता है उसे हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। ठीक, जहां पे माध्यिकाएं मीट करती हैं, जहां पे मीडियंस मीट करती हैं, उसे हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को सेंट्रॉयड बोलते हैं। और मीडियन आपको पता है क्या होता है? ये x1 y1 और ये x2 y2 मान लें, और ये x3 y3 मान लें। ठीक है, एंड दीज आर मीडियंस, m n p मान लो। ये g है, तो ये जो रेशियो होता है 2:1 का होता है।
ये रेशियो 2:1 का होता है, ये रेशियो 2:1 का होता है। AG is to GM इक्वल टू 2:1। ठीक, G के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ठीक है, ये सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ठीक है, ये सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर ये 3D फिगर होती तो एक z का कंपोनेंट और आ जाता, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपान 3 और ले लेते। ठीक है, तो उस केस में आपको 3D फिगर में मतलब स्पेस में ट्रायंगल का सेंट्रॉयड मिल जाता। ठीक, अब देखिए ये जो सेंट्रॉयड है इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। ट्रायंगल GBC इक्वल टू ट्रायंगल GAC इक्वल टू ट्रायंगल GAB, मतलब इनका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। ये एरिया सब तीनों इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ GBC इक्वल टू एरिया ऑफ GAC इक्वल टू एरिया ऑफ GAB। क्लियर? मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ये पार्ट, ये एरिया और ये एरिया, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बना के दिया जाता है कि ABC आर vertices of a triangle, G is the centroid. If area of GAB is 3, find area of triangle ABC. Find area of triangle ABC। हो जाएगा? ठीक है ना? जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, in triangle ABC, G is the centroid. Area of triangle GAB equal to 2. Find area of triangle ABC। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 6 हो गया। ठीक, MNP और मिड पॉइंट्स। MNP are midpoints of triangle ABC। ठीक है, तो MNP का जो सेंट्रॉयड होगा वही सेंट्रॉयड ABC का होगा। ठीक है, तो सेंट्रॉयड ऑफ MNP, triangle MNP is same as centroid of triangle ABC। साइड्स की मिड पॉइंट्स को लेकर के जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रॉयड ट्रायंगल के सेंट्रॉयड से मैच करेगा, दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो देखिए इस पे एक क्वेश्चन आया था अभी 2019 में ही क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ये नोट कर लिया? कर रहे हैं? कर लिया सभी ने?
ये जेई मेन में क्वेश्चन आया था। A triangle has a vertex at 1, 2 and the midpoints of the two sides through it are -1, 1 and 2, 3. Then the centroid of this triangle is, पहला ऑप्शन है 1/2, 2, दूसरा ऑप्शन है 1,7/3, तीसरा ऑप्शन है 1/3, 2, चौथा ऑप्शन है 1/3, 5/3। A triangle has a vertex at 1, 2 and the midpoints of the two sides through it are -1, 1 and 2, 3. Then the centroid of this triangle is, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा ये आपको बताना है। फिगर जरूर बनाइएगा, पहले फिगर बना करके ही क्वेश्चन सॉल्व करने। कोऑर्डिनेट में जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे फिगर बनाइए तुरंत। क्या रहा है देखते हैं। निकाला किसी ने आंसर? क्या आया?
अरे देखो भाई, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमको क्या चाहिए? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के लिए या तो ये वाला मिड पॉइंट हमको पता होता तो मिल जाता, या फिर ये दोनों वर्टिसेस पता हो तो मिल जाएगा। शायद ये दोनों वर्टिसेस निकालना आसान होगा। ये मिड पॉइंट है। देखो कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं वैसे ही आप भी ट्राई करिएगा, वैसे ही आप भी हमेशा कैलकुलेशन की हैबिट डालिए। मान लो कि ये पॉइंट अल्फा बीटा है, हमने अल्फा बीटा यहां लिखा नहीं, मन में सोच लिया अल्फा बीटा है, ठीक है? तो अल्फा प्लस 1 क्या होगा? -2 हो जाएगा। अल्फा प्लस 1/2 -1, तो अल्फा प्लस 1 -2 हो जाएगा। अल्फा प्लस 1 -2, तो ये -3 आ जाएगा यहां पे। क्लियर? बोलो। बीटा प्लस 2 2 होगा तो 0 आ जाएगा। बीटा प्लस 2 इक्वल टू 2, 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब चाहो तो चेक कर लो, -3 प्लस 1/2 -1 आ जाएगा, 0 प्लस 2/2 1 आ जाएगा ना। क्लियर? इसको भी अल्फा बीटा मान लीजिए। अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 4 होगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक? बीटा प्लस 2 इक्वल टू 6 होगा, 6 - 2 4 हो जाएगा। क्लियर? तो 3 प्लस 1/2 2 आ गया, 4 प्लस 2/2 3 आ गया। वर्टिसेस मिल गई। अब सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? 1 - 3 -2 प्लस 3 1 1/3 कॉमा 2 प्लस 0 2 और प्लस 4 6 6/3 2 हो गया। ठीक है? कितना आसान क्वेश्चन था। कैलकुलेशन की ट्रिक्स हम जैसे कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह की आपको भी हैबिट डालनी कैलकुलेशन करने की, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है? हमने यहां पे कहीं भी अल्फा बीटा नहीं लिखा, लेकिन उसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना? अल्फा बीटा लिखा नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू हमने निकाल ली डायरेक्टली। ठीक? तो उसी तरह से आप भी सोच करके कैलकुलेशंस करेंगे। तो इसका आंसर 1/3, 2 आ गया। ठीक है? कितना आसान क्वेश्चन था, बोलिए। आसान था ना? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसके बाद इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, अंतः केंद्र। इनका मतलब इनसाइड जो ट्रायंगल इन सर्कल बनेगा उसको हम इन सर्कल बोलेंगे। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। एनीवन टेल मी व्हाट इज इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल? कोई बताएगा? इन सेंटर कैसे डिफाइन करते हैं ट्रायंगल के? जैसे आपने सेंट्रोइड बताया था मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस होता है, ऐसे इन सेंटर को कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ थोड़ा और चेंज करो, इंप्रूव करो। आपने क्लास 9th में इन सर्कल बनाया होगा ज्योमेट्री में, अगर शायद आपको याद हो। क्या करते थे? इस एंगल को बाइसेक्ट करते थे ना? इस एंगल को बाइसेक्ट करते थे। ये यहां पे पॉइंट मिल जाता था, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। बोलो। अब इसको सेंटर मान करके इस रेडियस का सर्कल ऐसे बना देते थे। क्लियर? तो ये इन सेंटर हो जाता था। ऐसे तो बना दे सर्कल। याद आ रहा है कुछ? ठीक है ना? तो ये क्या किया है आपने? इस एंगल को बाइसेक्ट किया है। यहां पे क्या किया है? इस एंगल को बाइसेक्ट किया है। सिमिलरली आप इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे तो भी वो इसी पॉइंट पे आके मीट करेगा। ठीक है? और ये कैसे एंगल्स हैं? इंटरनल एंगल्स हैं, अंतः कोण है।
ठीक है, इंटरनल एंगल्स हैं। इस बाहर वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। ये इंटरनल एंगल्स हैं। तो ये क्या हुआ? इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, ये इस इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, ये इस इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या होगा? इन सेंटर। ठीक है, दैट मीन्स इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, बोलिए। जो आप यहां पे समझ रहे हैं उसी को आप लैंग्वेज में बोल सकते हो। भाई आपने अंतः कोण को बाइसेक्ट किया, डिवाइड किया दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट, और उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो इन सेंटर हो गया। तो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स। In center of a triangle is the meeting point of internal angular bisectors. ये internal angular bisectors का meeting point होता है। अब सपोज करें ये A है, ये B है, ये C है। ये है x1 y1, ये है x2 y2, और ये है x3 y3। एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने की साइड को स्मॉल बी से, सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से। तो ये जो इन सेंटर होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपान a प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपान ए प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपान ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपान ए प्लस बी प्लस सी। नोट कर लिया? देखिए आपने इसको सेंटर मान करके जो सर्कल बनाया है उसकी रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करिए। तो ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस, ये तीनों आर के इक्वल होंगी। इसका मतलब इन सेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इन सेंटर जो है वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री साइड्स, या फ्रॉम ऑल द साइड्स लिख लीजिए, ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्वल टू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है बता सकते हैं? किसी को पता है? ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी आपने। स्मॉल आर डेल्टा अपान एस होता है। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर।
सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर। तो इसमें आपसे डायरेक्ट इन सेंटर नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 साइड्स। ठीक है ना? डायरेक्ट इन सेंटर नहीं पूछेंगे। अगर इन सेंटर पूछना होगा तो ये बोलेंगे कि ट्रायंगल के अंदर ऐसा पॉइंट बताओ जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है? ट्रायंगल के अंदर ऐसा पॉइंट बताइए जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे। तो आपको क्या निकालना होगा? इन सेंटर निकालना होगा। और इन सेंटर का ये फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला लगा करके आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ये 0 0, ये 2 0 और ये 0 5 है। इसका आपको इन सेंटर निकालना है। तो ये लेंथ कितनी है? 2 है, ये कितनी है? 5 है, और ये कितनी है? अंडर रूट 4 और प्लस 25 29। बोलिए, ठीक है ना भाई? ये 0 0, ये 2 0 और ये 0 5 दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये डिस्टेंस 5 हो गई, और ये डिस्टेंस अंडर रूट 29 हो गई। ठीक है? अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, इसके सामने का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, बोलो। प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, बोलो। प्लस अंडर रूट 29 इंटू 0 0 हो जाएगा, बोलिए। अपान a प्लस बी प्लस सी 2 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 29, कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट ऐसे ही निकाल लीजिए। 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, फिर 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। ठीक है? तो 10 अपान ये भी 2 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 29 हो जाएगा। क्लियर? तो ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है? जो लोग लिख चुके हैं 2 मिनट में रिवाइज कर लें, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लें। कल हम आपको सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर और पर्टिकुलर केसेस में सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, आर्थो सेंटर, इन सब में क्या रिलेशन होता है ये बताएंगे। डिफरेंट ट्रायंगल्स के ये सारी चीज़ें बताएंगे, और ट्रायंगल का एरिया, पॉलीगन का एरिया कैसे निकालते हैं वो सिखलाएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।